कैसे दिया चिड़िया के अंडे ने एक राजकुमारी को जन्म। मैथिलीपुर राज्य में शंभू नाम का एक बेहद अमीर व्यापारी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था। वह मक्के और गेहूं का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी न थी। वह गाँव के लोगों को कम ब्याज में कर्ज भी दिया करता और गाँव के लोग उसका बहुत आदर सत्कार करते थे। पर शंभू और रुक्मणी की कोई संतान न थी। दोनों ने हर वैद्य और तांत्रिक को दिखाया, बहुत से मंदिरों में प्रार्थना की, पर उससे उन्हें कुछ खास फल न मिला, क्योंकि किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। एक दिन शंभू ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी मुझे लगता है अब हमें अगले जन्म में ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। रुक्मणी ने कहा, नहीं जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ईश्वर हमारी मनोकामना इसी जन्म में पूरी करेंगे, आप बस उन पर विश्वास रखिए। शंभू ने कहा, बस भी करो रुक्मणी, भगवान से कितनी प्रार्थना करोगी? अगर उनकी यही इच्छा है कि हमें संतान न हो तो यही सही। शंभू अब मान चुका था कि अब उसे कोई संतान नहीं होने वाली, पर रुक्मणी ने हार न मानी और हर समय भगवान से संतान की प्रार्थना करती रहती थी। जो भी खाली समय बचता उसमें वह पक्षियों को दाना डालती और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक दिन रुक्मणी के घर की बालकनी में एक मैना जोड़ा आ पहुंचा। उस जोड़े ने उसकी बालकनी में ही अपना घोंसला बना लिया। यह देखकर रुक्मणी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वह उन्हें रोज दाना डालती। उसे पक्षियों को दाना चुगते देख बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैना पक्षी ने उस घोंसले में एक अंडा दिया। मैना पक्षी का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाता और शाम होने तक वापस लौट आता। अचानक एक दिन रुक्मणी ने देखा कि अंधेरा हो चुका था पर मैना पक्षी का जोड़ा वापस नहीं आया। रुक्मणी ने सोचा, अगर यह पक्षियों का जोड़ा वापस नहीं आया तो इनके अंडे का ख्याल कौन रखेगा? इसी तरह काफी दिन बीत गए पर वह मैना जोड़ा वापस न लौटा। अब वह मैना के अंडे की देखभाल रुक्मणी ही करने लग गई। वह दिन भर अंडे को निहारती रहती जैसे कि वह उसका ही हो। धीरे धीरे अंडा असामान्य रूप से बड़ा होने लग गया। वह बड़ा होते होते एक खरबूजे जितना बड़ा हो गया। रुक्मणी घबरा गई और शंभू को वहाँ बुला लाई। शंभू ने कहा, यह अंडा इतना बड़ा क्यों है? वह दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वह अंडा लुढ़क कर उनके पास आ गया और टूट गया। अंडे के अंदर से एक बेहद खूबसूरत सी बच्ची बाहर निकली। रुक्मणी ने उसे गोद में उठा लिया। शंभू ने घबरा कर कहा, आखिर एक मैना के अंडे से एक बच्ची कैसे निकल सकती है? रुक्मणी ने भी कहा, हाँ आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन जाने दीजिए, भगवान की कृपा से हमें बच्ची तो मिली है, हमारे लिए तो यही बहुत है। रुक्मणी और शंभू दोनों उस बच्ची को देख बेहद खुश थे। वह उसे अंदर अपने कमरे में लेकर गए। अंदर पहुंचकर शंभू ने बच्ची को देखकर कहा, यह बच्ची मैना के अंडे से हुई है ना, तो हम इसका नाम मैनावती रखेंगे। शंभू और रुक्मणी ने मैनावती को बेहद लाड और प्यार से बड़ा किया। दोनों ने उसे किसी भी चीज की कमी न होने दी। कुछ वर्षों बाद जब मैनावती बड़ी हुई, उसकी सुंदरता का कोई मोल न था। वह एक परी जितनी खूबसूरत थी। वह जब भी गाँव के मेलों में जाती, लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखा करते। एक दिन मैनावती गाँव के तालाब के पास पानी भरने गई। उसी समय उस राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ वहाँ घूमने आया था। उसने दूर से मैनावती को देखा। वह उसकी खूबसूरती देख के दंग रह गया। उसने अपना मन बना लिया कि वह उसी से शादी करेगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी पता करिए कि इस अप्सरा के माता पिता कौन है, यह रहती कहाँ है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। सेनापति ने राजा की बात सुन कहा, ठीक है महाराज, मैं पता लगाता हूँ। यह कहकर दोनों वापस अपने राज्य लौट आए। अगले दिन मंत्री राजा के पास गया और उन्हें कहने लगा, महाराज मैंने पता लगा लिया है, वह अप्सरा जैसी लड़की हमारे राज्य के मैथिलीपुर गाँव की है। उसके पिता गाँव के एक बड़े व्यापारी है। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप उनके पास मेरे विवाह के प्रस्ताव को लेकर जाइए। अगले दिन मंत्री जी मैनावती के घर अपना प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें सब कुछ बताया। मैनावती के माता पिता इस प्रस्ताव से बेहद खुश हुए और जल्द ही दोनों की शादी कर दी। राजा की पहले से ही एक पत्नी थी और अब मैनावती दूसरी रानी बनकर महल में आई। महल और राज्य में चारों तरफ बस मैनावती की खूबसूरती के ही चर्चे हो रहे थे। यह सब सुनकर बड़ी रानी को मैनावती से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती थी। राजा को यह पता था कि मैनावती मानव गर्भ नहीं बल्कि मैना पक्षी के अंडे से पैदा हुई। अब राजा का अधिकांश समय मैनावती के साथ ही गुजरता था। राजा प्यार से मैनावती को मैना सुंदरी कहकर बुलाते थे और कोई भी बात के लिए राजा मैनावती से ही सलाह लिया करते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी मैनावती से और भी ज्यादा जलने लगी थी और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गई। एक दिन बड़ी रानी मैनावती के कक्ष में गई और वहाँ जाकर उसने मैनावती से कहा, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह किसी इंसान के कोख से नहीं जन्मी हो, बल्कि तुम तो एक मैना पक्षी के अंडे से किसी जादू की तरह बाहर आई हो। क्या तुम्हारे पास भी हमारे तरह दिल है? क्या पता तुम्हारी जान कहीं और किसी और चीज में बसती हो। मैनावती ने यह सुन कहा, दीदी जैसे सभी की जान उनके दिल में बसती है, मेरी जान भी मेरे दिल में ही है। बड़ी रानी ने चालाकी से कहा, मैना सुंदरी, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ और अब तुम राज परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। हम राज परिवार के लोगों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है और अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा कि तुम्हारी जान किसमें बसती है तो मैं तुम्हें बचाऊंगी कैसे? मैनावती बहुत ही भोली थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी रानी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने बड़ी रानी को सब बता दिया। दीदी, मेरे मायके में मेरे घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर एक लकड़ी का बक्सा है, जिस बक्से के अंदर एक छोटी सी डिब्बी है और उस डिब्बी के अंदर एक मोतियों की माला है। उसी माले में मेरी जान बसती है। जैसे ही बड़ी रानी को पता चला कि मैनावती की जान एक मोतियों की माला के अंदर बसती है जो कि एक बक्से में कुएं के अंदर है, उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और कहा कि गाँव में जाकर सबसे बेहतरीन तैराक को ले आए। दासी ने बिल्कुल वैसा ही किया। बड़ी रानी ने तैराक से कहा, तुम्हें मैथिलीपुर गाँव में एक घर में जाना है।
उस घर के अंदर आंगन में एक कुआं है जिसमें एक बक्सा है जिसके अंदर मोतियों की माला है। तुम वहां जाओ और उसे ले आओ, और अगर तुम असमर्थ हुए या इसके बारे में किसी को पता चला तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी और गांव के तालाब में फेंकवा दूंगी। तैराक बड़ी रानी की आज्ञा का पालन करते हुए मैनावती के घर गया और चुपके से उसके कुएं के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बड़ा अनोखा खजाने वाला बक्सा वहां रखा हुआ है। तैराक जल्दी से बक्से के नजदीक गया और उसे खोलकर उसके अंदर रखी डिब्बी से मोतियों की माला बाहर निकाल ली और वापस बाहर आ गया। इसके बाद वह राज्य के लिए रवाना हो गया। उसकी यह सब हरकतें एक मैना चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठकर देख रही थी। वह चिड़िया जल्दी से उड़कर मैनावती के पास गई और उसे सब कुछ बताने लग गई। मैनावती यह सुनकर बेहद ज्यादा घबरा गई। उसी समय राजा वहां आ पहुंचे। उन्होंने मैनावती से कहा, क्या बात है मैना सुंदरी, तुम बेहद परेशान लग रही हो। मैनावती ने कहा, महाराज अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरे शरीर को जलाइएगा मत, बल्कि गांव के बाहर एक अलग महल बनवाकर मेरे शरीर को वहां रखवा दीजिएगा और महल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाकर सभी जरूरत का सामान अंदर रखवा दीजिएगा। महाराज ने कहा, मैना सुंदरी ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर राजा ने मैना सुंदरी को गले लगा लिया। राजा ने महसूस किया कि मैना सुंदरी को बुखार है। उन्होंने तुरंत ही राजवैद्य को वहां बुलाया। राजवैद्य ने कुछ औषधि दी और बोला, महाराज खुशखबरी है, रानी मैनावती मां बनने वाली है। फिर जैसे ही राजवैद्य मैनावती के पास गया, उसने देखा कि रानी की सांसें बंद हो चुकी थीं। उसने महाराज से कहा, महाराज रानी सांस ही अटक गई, उसकी दुनिया ही बदल गई। एक पल में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। राजा फुट फुट कर रोने लगे। दरअसल तैराक ने बड़ी रानी को वह मोतियों की माला दे दी थी, और जैसे ही बड़ी रानी को पता चला कि रानी मैनावती गर्भ से है, उन्होंने वह मोतियों की माला पहन ली। और जैसे ही बड़ी रानी ने माला को पहना, रानी मैनावती की सांस एकदम से रुक गई। पूरे राज्य में मातम का माहौल छा गया। सब सोचने लगे यह अचानक से क्या हो गया। इधर बड़ी रानी बेहद खुश थी कि आखिरकार उसके रास्ते का कांटा हट गया। थोड़ी देर बाद मंत्री राजा के पास आए और उनसे कहा, महाराज महारानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है, हमें उनके शरीर को जलाने के लिए जाना होगा। तभी राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, हम मैनावती के शरीर को नहीं जलाएंगे। आप नगर के बाहर एक महल का निर्माण करवाए और उसके बीचों बीच मैनावती के शरीर को रखवा दीजिए और महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनवा दीजिए ताकि उसमें कोई प्रवेश न कर पाए, और महल के भीतर जरूरत के सभी सामान को रखवा दीजिए। यही हमारी मैना सुंदरी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुन चौंक गए कि आखिर महाराज ऐसा क्यों करवा रहे हैं, परंतु मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए नगर के बाहर एक विशाल महल बनवा दिया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने और जरूरत का सामान वहाँ रखवा दिया। इसके बाद उन्होंने वहाँ मैनावती के शरीर को भी रखवा दिया। अब राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह दिन भर मैनावती और अपने बच्चे के ख्याल में ही डूबे रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा, मैना सुंदरी ने मृत्यु के बाद अपने शरीर को जलाने से मना क्यों कर दिया था? क्या वह वापस जीवित हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मरे हुए लोग वापस जीवित नहीं हो सकते। राजा कभी कभी मैनावती की याद में उसके महल के पास घूमने जाया करते थे। एक दिन राजा जब मैनावती के महल के पास गए तो उन्हें महल के भीतर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। राजा ने सोचा कि आखिर महल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ सकती है? अंदर तो सिर्फ मैनावती का मृत शरीर रखा हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि वह महल के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर मामला क्या है। अंदर जाकर राजा ने देखा कि मैनावती के शरीर के बाजू में छोटा बच्चा है जो रो रहा है। राजा ने जैसे ही उसे गोद में उठाया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। बच्चा कुछ देर बाद राजा की गोद में ही सो गया। राजा उसे मैनावती के बाजू में रखकर वापस चले गए। अब हर दिन राजा बच्चे के साथ खेलने के लिए ऐसे ही महल के भीतर आते और खेलने के बाद वापस चले जाते। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया और एक दिन राजा ने उससे पूछा, आखिर तुम इस महल के भीतर कैसे आए और तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे ने मैनावती के मृत शरीर की ओर देखते हुए कहा, यही मेरी माँ है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बालक से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एक मृत शरीर वापस जीवित कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, ये बताओ तुम्हें यहाँ खाना कौन देता है? बालक ने कहा, मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे खाना खिलाती है और ढेर सारा प्यार करने के बाद सुबह होने से पहले वह वापस सो जाती है। राजा ने फिर बालक से कहा, बेटा आज रात जब तुम्हारी माँ जागेगी तो तुम उनसे पूछना कि माँ आप दिन भर सोती हो और रात को ही क्यों जगती हो? बालक ने कहा, ठीक है महाराज। जब रात हुई तब मैनावती वापस जाग उठी। बालक ने मैनावती से कहा, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैनावती ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा आजकल तुम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो? बालक ने कहा, माँ मुझे राजा साहब ने खाना खिला दिया है। वह रोज सुबह आकर मेरे साथ यहाँ खेलते हैं और मुझे खिलाने के बाद वापस लौट जाते हैं। माँ राजा साहब पूछ रहे थे कि आप दिन में सोकर रात में ही क्यों जगती हो? रानी मैनावती ने सोचा कि राजा को सच्चाई बताने का यही मौका है। मैनावती ने बालक से कहा, सुनो बेटा, कल जब राजा साहब आए तो उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में एक चमकती हुई मोतियों की माला है, उसी में मेरी माँ के प्राण बसे हुए हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहने रहती है, जिसके कारण मेरी माँ का शरीर निष्प्राण हो जाता है, परंतु बड़ी रानी रोज रात को सोने से पहले उस मोतियों की माला को उतार कर सोती है।
है, जिससे मेरी माँ के प्राण वापस आ जाते हैं और वह जाग जाती है। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं राजा साहब से यह सब कह दूंगा। अगले दिन जब राजा वापस महल में आए तो बालक ने उनसे कहा, महाराज, मेरी माँ कह रही थी कि बड़ी रानी के गले में जो मोतियों की माला है उसमें ही मेरे प्राण बसते हैं। अगर वह मुझे वापस मिल जाए तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। राजा समझ गए। उन्होंने सोचा, हाँ, बड़ी रानी को मैनावती से बहुत जलन थी, जिस कारण से वह उसे नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढ रही थी। आज मैना सुंदरी की यह दशा बड़ी रानी के इस पागलपन के कारण ही हुई है। अब बड़ी रानी को उसके करतूत की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना बहुत जरूरी है। राजा ने मैनावती के मृत शरीर को भावुक होकर देखा और बालक को अलविदा कह वापस महल की ओर लौट गए। महल पहुंचकर राजा बड़ी रानी से माला वापस लेने की योजना बनाने लगे। वह घंटों यही सोचते रहते कि आखिर बड़ी रानी के गले से वह माला कैसे उतारी जाए। एक दिन राजा बड़ी महारानी के पास गए और बोले, रानी, आपने इतने भारी मोतियों की माला क्यों पहन रखी है? इसे उतार दीजिए वरना आपकी गर्दन दुखने लगेगी। रानी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं इस माला को नहीं उतार सकती। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरी माँ ने बचपन में मुझे दी थी। मैं किसी भी हालत में इसे नहीं उतार सकती। राजा समझ गया कि बड़ी रानी के गले से वह मोतियों की माला उतारना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके लिए मुझे कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। राजा रात भर बैठकर यही सोचता रहा कि वह माला वापस कैसे ले और कुछ षड्यंत्र अपने दिमाग में बुनने लगा। अगले दिन सुबह राजा वापस बड़ी रानी के पास गया और बोला, रानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बालक है, लेकिन उस बालक की माँ इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस छोटे से बच्चे के पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आ रही है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। राजा ने महारानी से कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे बच्चे को यहाँ ला सकता हूँ? क्या आप कुछ दिनों के लिए छोटे बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी? रानी ने कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप उस छोटे बच्चे को यहाँ जरूर लाइए। हमारी कोई संतान नहीं है, मैं उसका कुछ दिनों तक ध्यान रखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगले दिन राजा फिर मैनावती के महल में गया और छोटे बच्चे से कहने लगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ तुम वैसे वैसे ही करना। तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी उन मोतियों की माला को पकड़ लेना और जोर जोर से रोने लगना और कहना कि मुझे थोड़ी देर उस मोतियों की माला के साथ खेलना है और तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी उन मोतियों की माला को उतार कर तुम्हें न दे दे। बालक ने कहा, महाराज, मैं सब समझ गया हूँ और मैं योजना के अनुसार ही सब कुछ करूंगा। राजा अगले दिन बालक को अपने रथ में बैठाकर महल ले गए और धूमधाम से उसका स्वागत हुआ। महल में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी वहाँ आ जाती है और बालक के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद बालक योजना के अनुसार बड़ी रानी से कहता है, मुझे इस माला के साथ खेलना है, मुझे थोड़ी देर के लिए ये माला दे दीजिए। बड़ी रानी ने यह सुन घबराते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, यह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे खिलौने ले आती हूँ। परंतु बच्चा उसी माला के लिए जिद पकड़ लेता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। महल के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उसे बहलाने फुसलाने लगते हैं, पर बालक उस माला के लिए ऐसे जिद पकड़ कर बैठा था कि मानो उसे अगर माला न मिले तो उसकी जान चली जाएगी। तभी योजना के अनुसार राजा वहाँ आ जाते हैं और रानी से बोलते हैं, रानी, ये आप क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और आप इस साधारण सी मोतियों की माला के लिए बच्चों जैसी जिद कर रही है कि मैं इस माला को नहीं दूंगी। सोचिए, अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग आपको क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब रानी सोचने लगी कि अगर सच में बच्चे को कुछ हो जाएगा तो राज्य में मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। उसने सोचा कि कुछ देर के लिए ही सही वह बालक को माला दे देगी और जब उसका मन भर जाएगा तो उससे वापस ले लेगी। रानी ने वो चमकती हुई मोतियों की माला बालक को दे दी। बालक उस माला को लेकर इधर उधर खेलने लगता है और खेलते हुए चुपके से जाकर माला राजा को दे देता है। इसके बाद राजा बालक को लेकर रानी मैनावती के महल में गए और उस चमकती हुई मोतियों की माला को मैनावती के गले में पहना दिए। जैसे ही राजा ने वह माला मैनावती को पहनाई, उसके प्राण वापस आ गए और रानी मैनावती और राजा एक दूसरे से लिपट कर रोने लग गए। मैनावती ने फिर राजा से कहा, महाराज, मेरे प्राण इसी माला में बसते हैं और अगर कोई और इसे ले ले तो मैं निष्प्राण हो जाती हूँ। राजा ने कहा, मैना सुंदरी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ और बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अभी तुम कुछ दिन यही रहो, मैं सही समय आने पर तुम्हें वापस बुला लूंगा। इतना कह राजा वापस लौट गया। इधर बड़ी रानी बालक को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी। उसने जैसे ही राजा से पूछा तो राजा ने इनकार करते हुए कहा, रानी, पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर हमला करने वाला है। रानी ने तभी कहा, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। महाराज तभी रानी को एक तहखाने में ले गए और कहा, रानी, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने यह बनवाया है। इसके बाद राजा मैना सुंदरी और बालक को धूमधाम से महल में वापस लाते हैं और बड़ी रानी को तहखाने में ही बंद कर देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।